हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं हमारा इंडियन इको का चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर, अगेन बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। इसमें हम जो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज है, उसका ही क्वेश्चन मेनली बनता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन इसमें से गारंटीड बनता है। ठीक है, तो मिस नहीं करना है गलती से भी। कमेंट सेक्शन में तुम्हारी अटेंडेंस लगाओगे, साथ में प्रॉमिस करोगे कि वन शॉट में ही पूरा चैप्टर सुनोगे, बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। तो वन शॉट का प्रॉमिस करना है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, नोट्स भी मिलेंगे, टेलीग्राम पे एमसीक्यूज हैं बहुत सारे, व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, हर जगह जाके फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम वगैरह पे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो अब। और फिर पूरा वन शॉट एक बार में सुनना है। ठीक है, इसी प्रॉमिस के साथ आ जाओ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रूरल डेवलपमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, अभी हमारा है चैप्टर नंबर 5 है इंडियन इको का। इससे पहले 3 चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या खराब किया, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, और फिर प्राइवेट सेक्टर आया, है ना। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमें लोगों को स्किल्ड बनाने की जरूरत है अपने भारत देश को आगे लेके जाने के लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे पास है रूरल डेवलपमेंट का, क्योंकि हमारे भारत देश की मेजॉरिटी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन शुरू से ही जो है रूरल एरियाज में रहती आई है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, रूरल एरिया में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, स्कूल्स वगैरह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर आने के बाद अपना पल्ला झाड़ लिया, और गवर्नमेंट भी अब ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, जिस वजह से जो रूरल डेवलपमेंट है इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। लोग ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है, पर काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो क्या स्टेटस है रूरल एरियाज का हमारे देश में, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक हो गई बात। क्या मीनिंग है रूरल डेवलपमेंट का? रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट करनी है रूरल एरिया की। व्हेन आई से रूरल एरिया, तुम सबके दिमाग में पहला ही थॉट आता होगा एग्रीकल्चर, है ना। फार्मर्स होंगे, है ना, एग्रीकल्चर होता होगा, बड़े बड़े खेत होंगे, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही आता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं बोल रही हूँ, रूरल डेवलपमेंट बोल रही हूँ। तो यहाँ पर व्हेन आई से रूरल डेवलपमेंट, मैं कह रही हूँ कि जो भी लोग रूरल एरिया में रहते हैं ना, उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करो, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग को इंप्रूव करो। हाँ, उसमें एक मेजर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का आता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग का आता है। लेकिन उसके साथ साथ आप नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी इंप्रूव करो रूरल एरिया में। ठीक है, चाहे कोई एग्रीकल्चर में है, चाहे कोई नॉन फार्म एक्टिविटीज में है, दोनों ही तरीके के लोगों को, उनकी जिंदगियों को इंप्रूव करो, उन दोनों को ही इकोनॉमिकली सोशली बेटर बनाओ, वेल ऑफ बनाओ। ये रूरल डेवलपमेंट में हम कह रहे हैं। ठीक है जी। क्यों जरूरी है रूरल डेवलपमेंट? क्यों जरूरी है रूरल डेवलपमेंट? क्योंकि जैसा मैंने बोला, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है रूरल एरियाज से। 1991 तक तो सरकार बहुत अच्छा थी, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई, व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आई है, रूरल एरिया में जम के सब्सिडीज भी दिया है, एमएसपी भी दिया है, सब दिया है। पर 91 के बाद आ गए लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज। अब सारा कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। फार्मर्स तो बेचारा यार प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकता, वो बेचारे को इतना पैसा ही नहीं कि वो प्रॉफिट निकाल के दे सके, वो है गरीब। तो गरीब एरिया में प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा, वहां पे क्या चाहिए? सरकार। और सरकार 91 के बाद पीछे हट गई है, तो प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए चाहिए रूरल डेवलपमेंट हमें, इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। फिर है जो रूरल पीपल है, दे अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, हमारे पूरे देश की। ठीक है, उनके पास ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में जाने को ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगती हैं शहरों में, है ना, फैक्ट्रीज लगती हैं बहुत सारे पैसे से। सर्विस सेक्टर में जाने के लिए करनी पड़ेगी पढ़ाई, ना तो पढ़ाई है, ना तो पैसा है, ना तो फैक्ट्री है। क्या बचा? सिर्फ एग्रीकल्चर, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है विद टाइम। मतलब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही कहीं और, लोग तो अभी भी एग्रीकल्चर में हैं, पर एग्रीकल्चर का जीडीपी शेयर डिक्लाइन होता जा रहा है। जीडीपी शेयर किसका बढ़ रहा है? सर्विस सेक्टर का, है ना, क्योंकि हम पढ़े लिखे अर्बन एरिया के लोग सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, पर रूरल एरिया के लोग नहीं जा पा रहे हैं। अगर आगे इसका एक मैटर ऑफ कंसर्न भी फिर आगे हमारे पास क्या आया, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, 25.7%, ठीक है, ऑलमोस्ट 1/4 हो गए हमारे देश के जो रूरल एरिया के लोग हैं, वो गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन के अंदर रहते हैं। मतलब जितने भी लोग रूरल एरिया में रहते हैं,
उनमें से 1/4 25% ऑफ जो लोग हैं, वो गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन के अंदर रहते हैं, व्हिच मीन्स कि हमारे देश की जो मेजॉरिटी पुअर पॉपुलेशन है, वो रूरल एरियाज़ में है। दैट इज़ व्हाई रूरल एरियाज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से भी अगर हम देखें तो बिहार में, यूपी में जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजरली पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, व्हिच इज़ व्हाई इफ यू सी दिल्ली जैसे शहर में बिहार के, यूपी के गाँव से लोग आते हैं, दिल्ली में, पंजाब में काम करने आते हैं, लेबर वर्क वहाँ पे जाके करते हैं, क्योंकि उनके गाँव में उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है? इवन आई हैव फ्रेंड्स जो मतलब बिहार के किसी गाँव से आए हैं, यहाँ पे पंजाब में सेटल हुए हैं। फादर ने यहाँ पर जो है लेबर वगैरह करा है एंड देन आगे जो है आगे वाली पीढ़ियों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। बट इनिशियली दे स्टार्टेड बिलो पॉवर्टी इन बिहार, इन रूरल एरिया, इन विलेजेस, ठीक है? तो ये पॉवर्टी यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम है। हम लोगों को शहर में बैठ के नहीं फ़ील होता है, पर गाँव में जाके देखोगे, है ना, अंडर डेवलप्ड एरिया में जाके देखोगे, यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? अच्छा, सो अगला हम देखते हैं क्या-क्या एरियाज़ कवर होने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर। सो एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार रूरल सुनते ही ना एग्रीकल्चर दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे, हम और भी बहुत सारी रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमें रूरल एरिया में लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाना-लिखाना पड़ेगा, लिटरेट बनाना पड़ेगा, स्पेशली फीमेल्स को लिटरेट बनाना पड़ेगा, पढ़ाना-लिखाना पड़ेगा सो दैट वो कोई जॉब कर सके अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो सर्विस सेक्टर में जा सके, आईटी में जा सके, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जा सके एंड अपने आप को बेटर बना सके, ठीक है? एंड लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज पर भी हमें जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, ये सब बनाना पड़ेगा ताकि लोगों का सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, है ना, एक बेटर अपलिफ्टमेंट हो पाए जिंदगी में। अगला है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बोले तो फैक्ट्रीज हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये सब कुछ सिर्फ अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में है ही नहीं। तो ये सारा कुछ रूरल एरिया में भी हमें लाना पड़ेगा ताकि वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहां के लोग भी जो है उनको भी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सके, अदर देन एग्रीकल्चर वो और भी काम कर सके, ठीक है? लैंड रिफॉर्म्स तो हमें पता है चैप्टर 2 में हमारी गवर्नमेंट ले ही आई थी, जिसके अंदर सरकार ने बोला था कि जो जमींदार है वो लैंड का ओनर नहीं रह सकता। तुम्हें फार्मर को लैंड देना पड़ेगा, जो फार्मर एक्चुअल में उस पे फार्मिंग करेगा वही लैंड का ओनर होगा। ये बीच में जमींदार को हटाना पड़ेगा सो दैट जो एक्चुअल फार्मर है वो एक्सप्लॉइट भी ना हो, और जो लैंड है, जो सॉइल है ना, वो भी बेटर हो सके, उसको भी हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सके एंड एग्रीकल्चर जो है उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। सो चैप्टर 2 में लैंड रिफॉर्म तो कर ही लिए थे। इसके अंदर सरकार ने क्या किया था, लैंड टू द टिलर किया था कि जो फार्मर है उसी को लैंड मिलेगा। इसकी वजह से 200 लाख फार्मर्स सरकार के कॉन्टैक्ट में आ पाए थे और लोगों का सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हुआ था। इक्वालिटी आ पाई थी, अमीर गरीब के बीच का भेदभाव खत्म हो पाया था, ठीक है ना? फिर रूरल एरिया में पॉवर्टी रिड्यूस करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने पढ़ ही लिया अराउंड 30% जो लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर आप बिहार, यूपी साइड जाके देखोगे वहाँ पे विलेजेस में लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। फिर वो अपने विलेज छोड़ के फिर जाते हैं दिल्ली जैसी जगह पे, या पंजाब में भी काफ़ी लोग आते हैं, वो वहाँ पे जाके लेबर वाला काम करते हैं, है ना? लेबर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शहरों में लेबर का काम करना इज़ मच बेटर देन वो अपने गाँव में करें, क्योंकि गाँव में एग्रीकल्चर वैसे नहीं हो पा रहा है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। तो लोग जो हैं बहुत गरीबी में हैं। जो बाहर माइग्रेट कर गया वो फिर भी ठीक है, पर जो वहीं का वहीं फँसा है वो गरीबी में है ना? अगर आप बिहार साइड जाके देखोगे बहुत ज़्यादा गरीबी है। हमें अर्बन एरिया में बैठ के वो फ़ील नहीं होती, पता नहीं चलता, पर आप वहाँ जाके देखोगे देन यू विल रियलाइज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। इनफैक्ट ये नंबर्स ना फिर भी झूठे दिखाए जाते हैं। एक्चुअल लेवल पे और भी ज़्यादा बुरा हाल होता है, ठीक है? तो लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की हमें सख्त ज़रूरत है, ठीक है? हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी रूरल एरियाज़ में, हमें वहाँ पे रोड्स, रेलवेज़, पावर सब कुछ लाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, एजुकेशन लानी पड़ेगी, हेल्थ लानी पड़ेगी। इन सारी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें जो है रेगुलर बेसिस पे सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके रूरल एरिया बेटर हो पाएगा। क्योंकि कंपनीज़ नहीं आना चाहती ना रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, पावर नहीं है, वाटर नहीं है, कंपनी भी नहीं आ रही है। अगर कंपनी तभी आएगी जब तुम ये सब कुछ लेकर आओगे, तो बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ भी आने लगेंगी। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, कैपिटल इन्वेस्ट करे, तभी जाके रूरल एरियाज़ जो है डेवलप हो सकते हैं। ठीक है जी? अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है रूरल क्रेडिट का।
अब रूरल क्रेडिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजरली क्वेश्चन इसी में से बनता है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में से, इन दो ही टॉपिक्स पे इस चैप्टर में से मेजरली क्वेश्चन बनता है। रूरल एरिया में क्रेडिट उधार की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा हम सबको पता है रूरल एरिया में मेजरली तो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर ही हो रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, फार्मर सीड्स लेके आते हैं, उन सीड्स को सो करते हैं। इस टाइम पे एग्रीकल्चर में फार्मर को बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर अगले 6 महीने के लिए फार्मर्स को अपने बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। किस चीज पे एक्सपेंस करना होता है? उनको अपना सीड्स लाने होते हैं, फर्टिलाइजर चाहिए होता है ना, फार्मिंग के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, इरिगेशन चाहिए होता है, तो वो 6 महीने तक इन चीजों पे खर्चा करते हैं और फिर जाके 6 महीने के बाद वो अपनी क्रॉप को जो है हार्वेस्ट कर पाते हैं, है ना। अच्छा, वो क्रॉप भी तब हार्वेस्ट होगी अगर सब कुछ सही रहा तो, वरना अगर, है ना, एनवायरनमेंट खराब हो गया, पानी बारिश अगर अच्छी नहीं हुई, है ना, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो फसल भी खराब हो सकती है, नेचर पे डिपेंडेंट है। तो क्रॉप हार्वेस्ट अगर होगी तब जाके फार्मर उस क्रॉप को बाजार में सेल करेगा, तब जाके अपना पैसा वापस रिटर्न ला पाएगा। तो एग्रीकल्चर में हो क्या रहा है ना, पहले तुम पैसा इन्वेस्ट करो, फिर 6 महीने तक खर्चा करते रहो, और ये सारा 6-7 महीने पैसा खर्च करने के बाद भी जाके गारंटी नहीं है कि तुम्हें पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, अगर चलो मिल गया तो अच्छी बात है, अगले 6 महीने के लिए फिर भी तुम्हारे पास यू विल बी बेटर ऑफ। बट पहले 6 महीने के लिए तो तुम्हें पैसा सिर्फ लगाना है, मिलेगा नहीं। तो ये 6 महीने के दौरान जो फार्मर है उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कोई पैसा आता नहीं है। अब वो पैसा कहाँ से लाएगा इन्वेस्ट करने के लिए? उधार पे लाएगा, क्रेडिट पे लाएगा। क्यों उधार लेना होता है? बिकॉज़ ये 6 महीने का पीरियड बहुत लंबा है। इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? इस टाइम पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड। और ये जो जेस्टेशन पीरियड है बेटा, ये एग्रीकल्चर के केस में बहुत लॉन्ग होता है। और इसी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड की वजह से फार्मर्स को उधार पे पैसा लेना पड़ता है, ताकि वो इस 6 महीने के दौरान अपना ये सब भी कर सके, सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन भी कर सके और अपना घर का खर्चा भी चला सके, अपना घर का खर्चा भी इस 6 महीने के दौरान चला सकें। फिर जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी फिर वो लोन वापस कर देंगे, है ना। लेकिन इस 6 महीने के दौरान उधार चाहिए। उधार क्यों चाहिए? प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी चाहिए, ताकि वो ये सब कुछ खरीद सके। अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी चाहिए, जिसमें आपका घर चलाने का खर्चा होता है। अच्छा, अनप्रोडक्टिव में एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है? मुझे मेरी बेटी का ब्याह करना है ना? आज भी ये टेंडेंसी है कि चाहे मुझे अपना घर-बार बेचना पड़े, उधार लेना पड़े, प बेटी का ब्याह तो करना पड़ेगा, वरना समाज में, है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बहुत पुरानी सोच है। पर आज भी ये हो रहा है, ठीक है? मतलब अब तुम बेटी का ब्याह करोगे, ये अनप्रोडक्टिव है, बिकॉज़ उसके बदले में यू आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न। अगर एग्रीकल्चर के लिए लोन लेते हो, तो सामान बेच के पैसा तो वापस ले सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है? या फिर अगर आप रिलीजियस चीज़ों के लिए कर रहे हो, या फिर अगर आपका क्रॉप फेल हो गया, इसलिए उधार ले रहे हो, पुराने डेट को चुकाने के लिए नया डेट ले रहे हो, तो ये अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए भी लोग लोन लेते हैं और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए भी लोन लिए जाते हैं। लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म किसी भी टाइम पीरियड के लिए लिए जा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं कि अब लोन लिया कहाँ से जाए। तो हमें ये तो समझ आ गया कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में लोन का एक उधार का, क्रेडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमेशा से है, क्योंकि एग्रीकल्चर काम ही ऐसा है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, रूरल एरिया में बैंक नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज भी हमारा बैंकिंग सिस्टम रूरल एरिया में बहुत अच्छा नहीं है। आज भी बड़े बड़े बैंक वहां नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि बैंक है प्राइवेट, प्राइवेट को चाहिए प्रॉफिट, वहां प्रॉफिट हो नहीं सकता। इसलिए आज भी बड़े बड़े बैंक रूरल एरिया में अ लॉट ऑफ टाइम नहीं जाते हैं। पर पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। पहले तो 97% जो टोटल लोन लिया जाता था, लोन दिया जाता था, वो इन सोर्सेज के थ्रू होता था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिनको इनफॉर्मल सोर्सेज बोला जाता है। इन सोर्सेज में कौन आते हैं? मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स। ये लोग क्या करते थे? इनका कोई फिक्स टर्म एंड कंडीशन नहीं होता था। रिटर्न में तो कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ ओरल होता था। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था बहुत ज़्यादा हाई होता था, ठीक है? और ये लोग क्या करते थे, जान के ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी चीज़ें बताते थे जिससे ये एक्सप्लॉइट कर सके फार्मर को, और ये जान के फार्मर को एक डेट ट्रैप के अंदर फँसा के रखते थे, ताकि फार्मर इनका गुलाम बन जाए, इनका नौकर बन के रहे उधार के चक्कर में। और इसी उधार के चक्कर में हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि फार्मर सुसाइड कर लेते थे पहले बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये जानबूझ के ऐसी टीएनसी रखते थे, टीएनसी बदलते भी रहते थे, ताकि फार्मर कभी इनके उधार चुका ही ना पाएँ।
ठीक है? और ये फिर उसकी और उसकी फैमिली को एक्सप्लॉइट कर सके, ठीक है? अब इसमें कौन आए? मनी लेंडर। मनी लेंडर कौन हो गए? यूजुअली वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सेठ, है ना? ज्वेलर्स जो होते थे, ज्वेलर्स, है ना? वो यूजुअली मनी लेंडर्स होते थे, ठीक है? लैंडलॉर्ड्स तो ज़मींदार हैं, ये तो ब्रिटिश के टाइम से ही अमीर हैं, तो ये देते थे पैसा उधार पे। फिर रिलेटिव्स तो चलो रिलेटिव्स हो गए। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट क्या करते थे? ये पैसा वो लोन में देते थे और बोलते थे लोन के बदले में ना तुम्हारी जितनी भी क्रॉप होगी तुम वो क्रॉप मुझे दे दोगे, मैं वो क्रॉप को तुमसे खरीदूंगा एक बहुत ही सस्ते रेट पे, तुम मुझे वो क्रॉप सेल कर दो बहुत ही सस्ते रेट पे और फिर मैं उसको बाजार में जाके सेल करूंगा महंगे रेट पे। तो ये क्या करते थे? उधार देते थे फार्मर को, बदले में उसकी क्रॉप सस्ते में उससे खरीद लेते थे। तो ये अलग अलग सोर्सेस थे नॉन इंस्टीट्यूशनल जिससे कि फार्मर लोन ले सकते थे। पहले सिर्फ यही एग्जिस्ट करते थे, तो 97% लोन इन्हीं के थ्रू लिया जाता था, दिया जाता था। लेकिन अब सरकार को समझ आया कि ऐसे तो फार्मर बेचारा फंस रहा है। तो अब सरकार क्या लेकर आई? फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम लेकर आई, जिसको हमने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस बोला। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम सरकार लेकर आई। इस फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के अंदर सरकार ने अलग अलग तरीके के बैंक्स यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पे क्या क्या है? सबसे पहले तो है नबार्ड। नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये हमारे पापा जी हैं। जैसे आरबीआई है ना कमर्शियल बैंक्स के लिए, वैसे ही ये है एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक्स के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। पूरा बैंकिंग सिस्टम का हेड, पूरे बैंकिंग सिस्टम का ध्यान रखने वाला, रूरल एरिया के बैंकिंग सिस्टम का ध्यान रखने वाला बॉडी कौन है? नाबार्ड, ठीक है? तो ये पूरे रूरल बैंकिंग सिस्टम के हेड हैं। अच्छा, और क्या बैंक्स हैं? कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक आपके वही सेम एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। ये जो कमर्शियल बैंक है ये भी धीरे धीरे अपनी ब्रांच खोल रहे हैं रूरल एरियाज को सर्व करने के लिए। तो ये कमर्शियल बैंक्स भी हैं रूरल एरिया में। फिर है हमारे रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज। आरआरबीज हमारे कमर्शियल बैंक जैसे ही होते हैं, ये भी अपनी ब्रांचेस खोलते हैं रूरल एरिया में, लेकिन ये इतने बड़े नहीं हैं कि इनकी तरह पूरे देश भर में फैल जाए। ये काम तो रूरल एरिया में करते हैं पर ये ज्यादा विलेज नहीं कवर कर पाते। लेट्स से किसी ने कोई 5 विलेजेस में अपने रूरल एरिया वाले बैंक की ब्रांच खोली, तो सिर्फ 5 ही विलेज है तो वो रीजनल रूरल बैंक हुआ। अगर वो पूरे देश भर में है तो वो ये था, एसबीआई था, है ना? लेकिन ये पूरे देश भर में नहीं है, एक छोटे से रीजन के रूरल एरियाज को ये सर्व करते हैं। अच्छा, एक और इसमें बैंक आता है हमारा, कौन सा? लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं? फार्मर्स को उनके लैंड के बदले में लोन देते हैं, मतलब लैंड को गिरवी रखा जाता है, कोलेटरल रखा जाता है और उसके बदले में ये फार्मर्स को लोन देते हैं, ठीक है? फिर हमारी सरकार आ गई। सरकार भी ऑब्वियसली हेल्प करती रहती है फार्मर्स को अलग अलग तरीके से। एंड फिर हमारे आते हैं कोऑपरेटिव्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये जो कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ऑलमोस्ट सेम ही मतलब है इनका। क्या होता है कि अगर 20 लोग हैं, इन सबके पास 1-1 लाख रुपए है, तो ये इकट्ठा होंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे किट्टी पार्टी होती है कि किट्टी पार्टी में सब लोग पैसा, है ना, इकट्ठा करते हैं, फिर किसी एक की लॉटरी निकलती है। ये क्या करते हैं? वैसे ही सबके पास अगर 1-1 लाख रुपए है तो 20 लोगों ने 1-1 लाख अगर इकट्ठा किया तो टोटल हो गए 20 लाख रुपए। अब ये 20 लाख रुपए में से अपने ग्रुप के मेंबर्स को लोन दे सकते हैं और उनसे बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। कोई टीएनसी वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई एक्सप्लॉइट नहीं होगा, कोई डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा। तो ये अपने ग्रुप के मेंबर्स का इंटरेस्ट सर्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है लोगों के द्वारा। वही चीज कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव तुम पढ़ते ही हो ना यार, 11th में भी तुमने पढ़ा होगा, है ना, कि कोऑपरेटिव्स हम बना लेते हैं। अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यूजुअली विमेन बनाती हैं। अब ये किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं, सामान बनाने के लिए हो सकते हैं, ग्रोसरी शॉप हो सकती है, जैसे तारक मेहता में अब्दुल शॉप थी, है ना? अमूल है ऐसे ही, है ना, वो डेयरी का बिजनेस करता है। ऐसे ही तुम पैसे के लिए भी अपना कोऑपरेटिव छोटा सा बैंक बना सकते हो, जिसमें तुम्हारे ग्रुप के मेंबर्स को सस्ते रेट पे सर्विसेज मिलेंगी। इस केस में सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, सिंपल बात। तो ये सारे आजकल क्या है? फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं और आज ऑलमोस्ट 30% जो लोन है वो इनके थ्रू दिया जाता है। तो अभी भी काफी कम है इनकी रीच, बट स्टिल इट इज फार बेटर पहले से। लेकिन स्टिल फार्मर्स को काफी कम है इनका एक्सेस, क्योंकि अभी भी जो प्राइवेट सेक्टर है यार वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा ना, वो फार्मर्स तक नहीं पहुंचते हैं।
ठीक है? तो ये जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है, अगर मैं इसका एक क्रिटिकल अप्रेज़ल देखूँ, तो मुझे क्या समझ आया कि जो पहली चीज़, जो पहली प्रॉब्लम है, वो क्या है? फार्मर के केस में, एग्रीकल्चर के केस में डिफ़ॉल्ट का रेट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फार्मर क्या करता है? एक तो अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन लेता है, दूसरा वो डेट ट्रैप में फँसा हुआ है, तीसरा एग्रीकल्चर एक रिस्की चीज़ है। तो वो लोन ले तो लेता है, लोन चुका नहीं पाता फार्मर बेचारा, तो उनका डिफ़ॉल्ट रेट बहुत हाई है। ठीक है? 50% ऑफ द डिफ़ॉल्टर्स वर कैटेगराइज्ड एज़ विलफुल डिफ़ॉल्टर। आधे से ज़्यादा लोग जानबूझ के पैसा वापस नहीं करते, क्योंकि भाई वही बात है, बेटी का ब्याह करना है, कई लोग दारू में पैसा फूँक देते हैं, ठीक है? इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बैंकिंग सिस्टम है, वो अच्छे से चल नहीं पाता। यार अगर मेरा प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक क्या करेगा? प्राइवेट बैंक बोलेगा यार ये तो मेरा पैसा ही वापस नहीं करते, ये तो मेरा लॉस हो रहा है, मैं इनको आगे से लोन ही नहीं दूँगा। और फार्मर जानबूझ के वापस नहीं कर रहे और बैंक जो है वो अपना बैंक बंद कर देता है, फिर रूरल एरिया में जाता नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ पर बैंक जा भी रहा है, वहाँ पर ना जितना लोन माँगा गया है उतना लोन दे नहीं रहा। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन है कि अगर फार्मर कहता है मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, बैंक कहता है मैं तो सिर्फ 5 ही दूँगा, मैं 5 लाख से ज़्यादा का लोन दूँगा ही नहीं। तो सैंक्शन उतना नहीं किया जाता लोन जितना फार्मर को ज़रूरी होता है। और फार्मर भी क्या करता है, ऐसे लोन को अनप्रोडक्टिव में डाल देता है। अनप्रोडक्टिव वही है ना कि बेटी का ब्याह करना है, दारू में पैसा जा रहा है, ठीक है? अच्छा, पुराने लोन चुकाने में पैसा जा रहा है, ठीक है? एक लोन चुकाया, दूसरा ले लिया, है ना? वो चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे फिर से बैंक बोलते हैं कि मैं नहीं लोन दूँगा अनप्रोडक्टिव के लिए, ठीक है? तीसरी प्रॉब्लम है कि जो सबसे गरीब फार्मर है ना, जिसको एक्चुअल में एक्सप्लॉइट करा गया है, जिसको एक्चुअल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बैंक की, उस तक तो बैंकिंग सिस्टम पहुँच ही नहीं रहा है। क्योंकि वो इतना गरीब है, उसके पास लैंड भी नहीं है गिरवी रखने को, गोल्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है गिरवी रखने को। तो वो सबसे जो गरीब लोग हैं, जिसके पास कुछ नहीं है गिरवी रखने को, वो जो सबसे गरीब, सबसे पुअर लोग हैं, उन तक तो अटेंशन पहुँच ही नहीं रही है। अभी भी अगर फार्मर्स को लोन मिल रहा है, तो उनको मिल रहा है जो थोड़े वेल ऑफ हैं। जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे गरीब लोग, वहाँ तक अटेंशन हमारी पहुँच ही नहीं पाई है, वहाँ तक अटेंशन पहुँच ही नहीं पाई है, ठीक है? कमर्शियल बैंक थोड़ी बहुत देते हैं फिर भी, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बाकी के जो हैं, वो इतना ज़्यादा अटेंशन उन लोगों तक नहीं दे पाए हैं, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर मेरा रूरल क्रेडिट, रूरल बैंकिंग का जो टॉपिक है, वो तो हो गया है खत्म। अगला मेरे पास टॉपिक आएगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का टॉपिक नॉट रियली इम्पोर्टेंट बट फिर भी हमें करना तो है ही। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है सब कुछ। तुम्हें लगता है कि मार्केटिंग का मतलब हुआ सिर्फ सेल करना, एडवर्टाइज़मेंट करना, नहीं। मार्केटिंग होता है सारा कुछ। तुम्हारे प्रोडक्ट को असेंबल करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकेज करना, ग्रेडिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सारा कुछ, ठीक है? प्रोडक्शन से लेकर बाज़ार में फाइनल सामान बिकने तक, ठीक है? वेयरहाउस में रखना, ट्रांसपोर्ट करना, सारा कुछ मार्केटिंग के अंदर आता है। एंड देन एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, वो सब भी ऑब्वियसली आता है, ठीक है? ये तो तुमने अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, बिज़नेस स्टडीज़ में, है ना? अगर यही मार्केटिंग मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों की करूँ, तो वो क्या बन जाएगी? वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बन जाएगी, ठीक है? सो इट कवर्स द वेरियस सर्विसेज इन्वॉल्व्ड इन मूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर। तो मैंने क्या बोला? प्रोडक्शन के बाद जो भी काम तुम्हें करना है, फाइनली कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, वो सारा काम मार्केटिंग के अंदर आएगा, जिसमें ये सब कुछ आएगा। इससे इफ़ेक्ट क्या होगा? फार्मर अपना सामान बाजार में सही रेट पे बेच पाएँगे, अगर ये सारी चीज़ें उनको मिल गई तो। अगर तुमने ये सारी चीज़ें फार्मर्स को दे दी, तो वो अपने सामान को बाजार में सही रेट पर बेच पाएँगे, ठीक है ना? अच्छा जी। अच्छा जी, हमें क्यों चाहिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम? हमें क्यों ये सब कुछ देना है? मेरी ज़िम्मेदारी क्यों है कि मैं फार्मर को ये सारा कुछ दूँ? क्योंकि भैया जो मेरे फार्मर हैं ना, उनको मैनिपुलेट किया जाता है बाय द बिग ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर्स हमारे कौन होते हैं? आड़तिए, मतलब पंजाबी में तो हम आड़तिए बोलते हैं, होलसेलर्स होते हैं जो बेसिकली मंडी में बैठते हैं जो, जिनकी बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं। देखो, जो फार्मर है ना, वो आपके घर पे आके सामान नहीं बेचेगा। फार्मर इस सामान को लेके जाएगा मंडी में। मंडी 2 तरीके की होती है। एक तो सब्ज़ी मंडी जहाँ पे तुम जाते हो, सब्ज़ी लेके आते हो। एक सब्ज़ी मंडी होती है जहाँ पे फार्मर अपनी फसल को लेके जाता है और वहाँ बैठा होता है बड़ा सारा होलसेलर, अपना बड़ा सारा दुकान खोल के। फार्मर उस होलसेलर को सामान बेच के आता है। फिर वो होलसेलर जाके सामान रिटेलर को बेचता है और रिटेलर फिर सब्ज़ी मंडी में तुम्हें बेचता है। ठीक है सामान?
तो वो जो होलसेलर है ना, वो जो होलसेलर है ना, हमारे पंजाबी में तो आड़तिए बोलते हैं उनको। तुम बताना तुम्हें तुम्हारे वहाँ क्या बोलते हैं इफ यू नो। तो वो जो होलसेलर है, जो आड़तिए हैं, वो हमारे फार्मर्स को मैनिपुलेट करते हैं और उनसे सस्ते में सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। उनसे जो है सामान मतलब उनको बोल देते हैं, "अरे नहीं, तुम्हारी फसल अच्छी नहीं है, मैं तो इतना ही दूँगा, मैं तो ये करूँगा, वो करूँगा।" तो वो मैनिपुलेट करते हैं। फार्मर बेचारा गरीब है, अनपढ़ है, तो वो मैनिपुलेट हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है, ठीक है? सो इंडिपेंडेंस से पहले जो फार्मर्स थे, ठीक है, फॉल्टी वेइंग मतलब जो होलसेलर है, वो अपना वेइंग स्केल जो है खराब कर देगा और 10 किलो वाली चीज़ का 8 किलो ही दिखाएगा, ठीक है ना? और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर को लॉस होता था, वो होलसेलर्स का फायदा होता था, ठीक है? फिर है लैक ऑफ मार्केट फैसिलिटीज। फार्मर को अपना सामान लो प्राइस पे सेल करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। क्या प्राइसेस है मार्केट में, उनको वो सब नहीं बताया जाता था। उनको स्टोरेज नहीं दी जाती थी, क्योंकि फसल तो यार 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में खराब हो सकती है। तो उसको स्टोरेज में रखना पड़ेगा, कई बार कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, पानी से दूर रखना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों से दूर रखना पड़ेगा। तो वो स्टोरेज अगर नहीं मिली, तो फार्मर क्या बोलेगा, यार ये ना फसल सड़ जाएगी, इससे अच्छा है आज सस्ते रेट पे बेच देता हूँ, इससे कि कल तो सड़ जाएगी, इससे अच्छा आज सस्ते रेट पे बेच देता हूँ। तो वो स्टोरेज फार्मर के पास नहीं है, जिसकी वजह से अगेन फार्मर को सस्ते रेट पे बेचनी पड़ रही थी। ठीक है? अगली है लॉपसाइडेड ग्रोथ। हमारी जो एग्रीकल्चर में है, एक हमारे देश में ओवरऑल मैं बोलूं, एक लॉपसाइडेड ग्रोथ हो रही थी। सरकार ने स्पेशली आफ्टर 1991 एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। एज ए सेड, एग्रीकल्चर में सरकार को आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो रहा, पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए काम हो रहा है। फार्मर से तुम प्रॉफिट नहीं निकलवा सकते, और प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट ही निकालेगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर तो इनकी मदद करता नहीं है, सरकार को करनी चाहिए। सरकार 1991 में ले आई एलपीजी। तो एलपीजी के आने के बाद से हमारी जो जीडीपी है, उसकी एक लॉपसाइडेड ग्रोथ हो रही है, जिसके अंदर जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो तो बढ़ रहा है, टेलीकॉम, आईटी, फाइनेंस, वो तो बढ़ रहा है, पर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो निग्लेक्ट हो रहा है, वो उल्टा गिर रहा है। उनकी जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो गिर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है, जो सरकार है वो इस पे फोकस नहीं कर रही है, सरकार सब्सिडी और वो सब नहीं दे रही है। तो लॉपसाइडेड ग्रोथ की प्रॉब्लम भी हमारे एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम में है। अच्छा, लेकिन करा क्या जाए? करा क्या जाए? कैसे ठीक होगा? क्या मेजर्स हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मेजर है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है? वो है, सरकार अलग-अलग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाती है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाती है? 3 लेके आती है। सबसे पहले सरकार बोलती है कि जो फार्मर है ना, उसको ना होलसेलर परेशान करता है। होलसेलर अच्छा रेट नहीं देता। तो सरकार बोलती है फार्मर को कि ना, तुम ना सामान जाके होलसेलर को बेचो। लेट्स से ₹20 पर केजी के हिसाब से तुम अपना सामान होलसेलर को बेचो। अगर होलसेलर ने तुम्हारा सामान ₹20 का खरीदा, तो अच्छी बात है, उसको सारा बेच के आ जाओ। अगर होलसेलर ने तुम्हारा सारा सामान ₹20 में नहीं खरीदा, तो तुम जितना मर्ज़ी मेरे पास लेके आ जाना, जितनी मर्ज़ी फसल लेके आ जाना मेरे पास, मैं तुमसे सारी फसल खरीदूँगी, किस रेट पे? इस रेट पे। इसको बोला गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला गया, जिसमें सरकार ने मिनिमम प्राइस बोल दिया कि इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारी फसल का। अगर होलसेलर देता है तो उसे बेच दो, अच्छी बात है। अगर होलसेलर ने नहीं दिया, तो सरकार सारा माल तुमसे खरीदेगी और इस मिनिमम प्राइस के गारंटी पे खरीदेगी। ओके, फार्मर को मिनिमम प्राइस मिलने लगा, फार्मर का काम बनने लगा, फार्मर अमीर होने लगा। अब सरकार क्या करेगी? सरकार ने इतनी फसल खरीद ली है, ₹20 पर केजी पे, सरकार क्या करेगी? अकेले मोदी जी बैठ के तो नहीं खाएंगे सारी फसल। सरकार क्या करेगी? उस फसल के 2 काम करेगी। सबसे पहली चीज, सरकार उस फसल को गरीबों के बीच में बांट देगी राशन की फॉर्म में। तो सरकार ने खोली अपनी राशन की दुकानें, और सरकार ने उन राशन की दुकानों के लिए बनाया गरीबों का राशन कार्ड, और राशन कार्ड के थ्रू सरकार ने इन राशन की दुकानों के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, गरीबों के बीच में वो सारी फसल बांटनी शुरू कर दी। तो बहुत ही सस्ते रेट पे, या कई बार फ्री में, गरीबों को व्हीट, राइस, केरोसिन मिलने लगा। बहुत ही सस्ते रेट पे मिलने लगा, गरीबों को मिलने लगा। अच्छा, अब के जितनी फसल खरीदी है सारी बिक जाएगी? सारी नहीं बिकेगी, कुछ फसल बच जाएगी। जो फसल बच गई उसका सरकार बनाएगी बफर स्टॉक, क्योंकि सरकार को पता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना, हमारे देश में ना बहुत सारे फेमाइन हुए थे, भूखमरी हुई थी, बंगाल में हुई थी, कैलकाटा में, कई जगह पे हुई थी।
तो सरकार कहती है कि फ्यूचर में कभी फ़ेमाइन ना आए, भूखमरी ना आए, जो कभी आई भी नहीं है, ठीक है, अब तो आई थिंक कुछ 50-60 सालों में तो कभी भी नहीं आई होगी। तो सरकार ने उस भूखमरी वाली सिचुएशन के लिए अपना बफर स्टॉक मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया कि कल को कभी भूखमरी आई तो मैं यहाँ से बफर स्टॉक में से सामान निकाल के गरीबों में बांट दूंगी। अच्छा, कोविड के टाइम पे इसका बहुत इस्तेमाल हुआ था। कोविड के टाइम पे सरकार ने गरीबों को राशन बांटा था। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला, 3 काम किए सरकार ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिसी मेजर 3 लेकर आई। गरीबों को मिनिमम प्राइस पे उनसे उनकी फसल खरीदी, सॉरी गरीबों से नहीं, फार्मर से मिनिमम प्राइस पे एमएसपी के रेट पे उनसे उनकी फसल खरीदी। उस खाने को गरीबों के बीच में बांटा राशन की दुकानों के थ्रू, और बची हुई फसल को अपने बफर स्टॉक में मेंटेन करके रखा कि कभी भुखमरी आए, कभी कोविड आए तो वो फसल गरीबों में बांट दी जाएगी। ठीक हो गई बात? ओके, और क्या किया? ये पूरा पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है? ये पूरा पॉइंट नंबर 1 था कि सरकार ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए अलग-अलग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाए। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स 3 थे, तो ये पॉइंट नंबर 1 था और इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगला अगला पॉइंट क्या है और क्या किया सरकार ने? सरकार ने बनाई रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट का क्या मतलब है कि सरकार ने बोला कि ना जो सेलर है ना, वो भैया कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे हमारे फार्मर को परेशानी हो। हम बोलते हैं कि मार्केट में ना डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इक्वल होंगे वहां पे प्राइस डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये चीज फार्मिंग में ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि फार्मिंग में जो सेलर है, वो है अपने क्या कहते हैं, बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, है ना? वो लोग जो है हमारे फार्मर को परेशान कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए सरकार कहती है कि इस केस में इस मार्केट में जो वैसे भी फूड रिलेटेड है, एसेंशियल गुड है, नेसेसरी गुड है, वहाँ पे जो प्राइसेज़ है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसी को बोला गया रेगुलेटेड मार्केट, कि रेगुलेटेड मार्केट है जिसके अंदर सरकार फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है? मैल प्रैक्टिसेस से, और इससे फार्मर का भी भला होगा, कंज्यूमर का भी भला होगा। यूजुअली सरकार इसके अंदर प्राइसेस वगैरह सेट करती है। अच्छा, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वही सारी चीज़ें सरकार ने धीरे-धीरे डेवलप करनी स्टार्ट करी। इरिगेशन वगैरह सब कुछ सरकार ने डेवलप किया है रूरल एरियाज़ के अंदर। अच्छा, फिर सरकार ने कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्टार्ट करवाई, लोगों को बोला कि तुम अपना कोऑपरेटिवली साथ मिलके छोटे-छोटे कोऑपरेटिव स्टोर्स खोलो, कोऑपरेटिव बिज़नेसेस खोलो, सोसाइटीज़ खोलो और उसमें मिलके सब लोग एज़ अ ग्रुप काम करना स्टार्ट करो, जिससे कि सबका ही फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? इससे तुम सबको एक बेटर प्राइस मिल पाएगा, तुम सब लोग बेटर नेगोशिएशन कर पाओगे, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉपिक खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक आया एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिफिकेशन का। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन हम शॉर्ट में पढ़ा दूंगी। कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो ठीक है, एग्रीकल्चर तो भैया ठीक है, कर ही रहे हैं हर कोई, पर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये सीजनल है, नेचर पे डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, रिस्की बहुत है, तो इसलिए ना हमें एग्रीकल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा और कोई और काम भी करना पड़ेगा। हमें एग्रीकल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा, रूरल एरिया के लोगों को, और कुछ और काम भी करना पड़ेगा। इसी को बोला गया एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके से हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके से हो सकती है। पहला तो हो सकता है कि तुम एग्रीकल्चर छोड़ ही दो। एग्रीकल्चर छोड़ ही दो और कोई नॉन फार्म सेक्टर में जाके काम करो। नॉन फार्म सेक्टर में जाके काम करो। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, इन सब में। ठीक है? तो एग्रीकल्चर छोड़ ही दो, कुछ और ही काम कर लो। एक तो ये तरीका है डाइवर्सिफाई करने का। दूसरा तरीका क्या है डाइवर्सिफाई करने का, कि अच्छा एग्रीकल्चर करना है, करो, पर अलग-अलग तरीके की क्रॉप्स उगाओ। ऐसा मत करो कि पहले राइस, फिर व्हीट, फिर राइस, फिर व्हीट। यूजुअली यही होता था। एक सीजन में राइस उगाए जाते थे, एक सीजन में व्हीट, अगले सीजन फिर राइस, फिर व्हीट, फिर राइस, फिर व्हीट। इससे क्या है, तुम डिपेंडेंट हो राइस और व्हीट पे। जैसे ही ये खराब हुए, तुम खराब हो गए। तुम डिपेंडेंट हो उन चीजों पे जो राइस को चाहिए, जो व्हीट को चाहिए। अगर उनको उनके रिसोर्सेज ना मिले, है ना, उनके टाइप का क्लाइमेट और इरिगेशन ना मिला, फिर से तुम्हारा तो भैया हालत खराब हो जाएगी। तो तुम क्या करो, एग्रीकल्चर करो, पर अलग-अलग तरीके की चीज़ें उगाओ, कैश क्रॉप्स उगाओ। हर सीज़न में कुछ अलग उगाओ। तुम्हारा लैंड भी खुश, मिट्टी भी खुश, तुम्हारी जेब भी खुश। तो इसके अंदर तुम क्या करो, सिर्फ एक क्रॉप मत उगाओ, मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाओ। सिर्फ फूड क्रॉप मत उगाओ, कैश क्रॉप्स भी उगाओ। शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड, ये सब भी उगाओ।
तो दूसरा तरीका ये है डाइवर्सिफाई करने का। अब ये तो हम सबको पता ही है कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है, ये तो कर सकते हैं। पर ये क्या है? नॉन फार्म सेक्टर क्या-क्या है? ये देख लेते हैं। नॉन फार्म सेक्टर क्या-क्या है मेरे? पहले नॉन फार्म सेक्टर चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। नॉन फार्म सेक्टर क्या-क्या है हमारे? एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, आईटी, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री क्या है? जिसके अंदर तुम ब्रीड करवाते हो, रियर करते हो, केयर करते हो फार्म एनिमल्स की, ठीक है? जैसे कि तुम देख ही सकते हो मुर्गियाँ हो गई अपनी, है ना? गाय, भैंस ये सब कुछ हम पालते हैं, पिग्स हम पाल लेते हैं, ठीक है? तो हर तरीके के एनिमल को तुम पाल रहे हो और उन एनिमल्स को आपस में ब्रीड करवा रहे हो, किसी एनिमल की स्किन उतार के वो बेच रहे हो, है ना? हम शॉल्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है ना? याक वगैरह इन सब की मदद से, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री करके विद द हेल्प ऑफ फार्म एनिमल्स तुम पैसे कमा रहे हो, ठीक है? इससे तुम्हारी इनकम स्टेबल रहती है, ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट होती है, फूड सिक्योरिटी भी रहती है और वुमेन बहुत इसमें काम कर सकती हैं। डेयरी क्या है? ऑब्वियस सी बात है मिल्क से रिलेटेड, तो मिल्क से रिलेटेड तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मिल्क बनाओ, पनीर बनाओ, दही बनाओ, है ना? ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? हंड्रेड्स ऑफ चीजें तुम बना सकते हो मिल्क से रिलेटेड, तो वो सब कुछ करो। डेयरी का अपना एक छोटी सी दुकान खोल सकते हो। अमूल को, इन सभी को तुम मिल्क सप्लाई कर सकते हो, ठीक है? So it is a branch of agriculture which involves breeding, raising, utilization of dairy animals for the production of milk and other dairy products, ठीक है? अगला है फिशरीज। फिशरीज बहुत सिंपल है कि तुम फिश को पकड़ते हो, फिश को कैच करते हो, फिश को सेल करते हो, ठीक है ना? या फिर अदर एक्वेटिक एनिमल्स इनको पकड़ते हो, बेचते हो। नॉर्थ साइड में ये थोड़ा कम है, बट सदर्न साइड में जाओगे, मिडल साइड में जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा है ये चीज, ठीक है? मिडल इंडिया, मिडल ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पे ये बहुत ज्यादा है। बॉम्बे साइड जाओगे वहां पर ये बहुत ज्यादा है, ठीक है? हॉर्टिकल्चर क्या है? इट रेफर्स टू द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स। मतलब तुम बहुत सारी अलग-अलग चीजें उगा सकते हो। उन सबको आपस में इंटरमिक्स करके उगा सकते हो कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा कुछ और, थोड़ा सा कुछ और, थोड़ा सा कुछ और, ऐसा भी उगा सकते हो, ठीक है? एंड अगला क्या है? आईटी। आईटी तो यार ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम, इन सब की मदद से तुम काम कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो तुम सबके लिए अगर करो तो बहुत बढ़िया है ना? किसी भी चीज का बिजनेस करने के लिए पढ़ाई लिखाई तो करनी ही चाहिए, ठीक है? बट एनीवेज अगर कंप्यूटर वगैरह की मदद से अपनी सर्विसेज देनी है आईटी सेक्टर में जाके, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो ये सारी चीजों में अगर तुम जाते हो तो तुम खुद को डाइवर्सिफाई कर सकते हो एग्रीकल्चर से दूर करके, है ना? बेनिफिट क्या होगा इससे तुम्हारा? तुम्हारा इससे बेनिफिट क्या-क्या होगा? तुम्हारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फार्मिंग ना बहुत ही रिस्की है। तुम्हारा क्रॉप फेल हो सकता है ड्रॉट की वजह से, फ्लड की वजह से, लेकिन इस केस में नहीं होगा। नॉन फार्म एक्टिविटीज में वो रिस्क खत्म हो जाएगा। तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। तुम्हारी इनकम बढ़ेगी जब तुम ये बाकी की सारी चीजें भी करोगे, तो तुम्हारी इनकम ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। सीजनल फैक्टर, एग्रीकल्चर एक सीजनल चीज है। एग्रीकल्चर में दो एक महीना सीड्स उगाओ, 6 महीने वेले बैठो, फिर 1 महीना हार्वेस्ट करो। तो 3 4 5 महीने तुम साल में वेले बैठ सकते हो, हर सीजन इनफैक्ट। लेकिन अगर नॉन फार्म के केस में तो तुम साल के 12 महीने एम्प्लॉयड रह सकते हो। तो ये सीजनल फैक्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक्सपोर्ट बूस्टर, तुम इस सब को कर कर अपने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर को अगर डाइवर्सिफाई करते हो तो तुम अपने हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट में जो पैसा मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स हैं अगर तुम नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ जाते हो। अगर अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करते हो तो ये सारे बेनिफिट होंगे। रिस्क कम होगा, इनकम ज्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? नॉन फार्म में क्या क्या है वो हमने पढ़ लिया। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, आईटी, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड एक लास्ट टॉपिक बचा है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल मतलब क्या है कि तुम फार्मिंग करो, पर इस तरीके से फार्मिंग करो कि नेचर को, एनवायरनमेंट को जरा सा भी, रत्ती भर भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल बात इसके अंदर बोली गई है कि आज की डेट में ना एनवायरनमेंट बहुत खराब है। हमें पता है बहुत खराब है। क्या तुम इंप्रूव कर सकते हो? करो, बहुत अच्छी बात है ना? भगवान का पुण्य का काम है। पर अगर इंप्रूव नहीं कर सकते तो जरा सा भी और बिगाड़ो मत।
इम्प्रूव कर सकते हो तो करो, अच्छी बात है। पर अगर इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट और ज़्यादा बिगाड़ो मत। ये बोला गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कि फार्मिंग करो, इस तरीके से करो कि एनवायरनमेंट को फ़र्क ना पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है? सो देयर इज़ अ कंसिडरेबल राइज़ इन द अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है? इससे लोगों की हेल्थ भी खराब होती है, नेचर भी खराब होता है, सॉइल भी खराब होती है, एनिमल्स भी खराब होते हैं, सब कुछ खराब हो रहा है इसकी वजह से। तुम बोलोगे मैम फिर ये सब कुछ है ही क्यों? अगर हम भी खराब, नेचर भी खराब, एनिमल भी खराब, फिर ये है ही क्यों? बेटा ये इसलिए है क्योंकि पहले भारत देश में भूखमरी थी, गरीबी थी, खाने को रोटी थी ही नहीं। मतलब अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है, फिर तो भैया इंसान बहुत जल्दी मर जाएगा। बिना रोटी के तो तुम 2-4 महीने के अंदर ही मर जाओगे बिना रोटी के। अगर रोटी है, केमिकल वाली रोटी है, पर रोटी तो है, तो शायद 20, 30, 40 साल ज़िंदा रह लो। थोड़ा बीमार होके ज़िंदा रह लो, ज़िंदा तो रहोगे। तो पहले क्या था भैया, बिल्कुल रोटी ही नहीं थी। लोग भूखमरी से मर रहे थे। अब क्या है, एटलीस्ट खाने को रोटी तो है। केमिकल वाली, कोई बात नहीं। तो ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन ये सब कुछ हमने स्टार्ट किया, ठीक है? सो दैट लोगों को एटलीस्ट रोटी मिल जाए सबसे पहले। लेकिन अब हमें धीरे-धीरे समझ आ रहा है कि यार नहीं, अबंडेंट है, रोटी अच्छी खासी है, पर अब हमें केमिकल फ्री रोटी चाहिए। अब हमें केमिकल फ्री रोटी चाहिए, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं जिससे कि हमारा जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं। तुम्हें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम क्या कर सकते हो, मैन्योर बना रहे हो जो भी, वो अच्छी बना सकते हो, खाद बिना केमिकल वाली बनाओ, बायो फर्टिलाइजर लेके आओ, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन लीफ मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, ये सब कुछ तुम कर सकते हो। सिंपली बोला जाए तो जो भी खाद तुम डालते हो अपनी मिट्टी में, वो केमिकल फ्री हो सकती है। बट ऑब्वियसली उससे तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत कम होगा, इस वजह से वो नहीं करी जाती है। ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करोगे? इट इज अ सिस्टम व्हिच अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट। कोई भी सिंथेटिक चीज नहीं लगानी, कोई भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, कोई भी फूड एडिटिव तुम इसके अंदर नहीं डालोगे। इसके अंदर टोटली नेचुरल मेथड यूज करे जाते हैं, जैसे कि यही सारे इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है? क्या बेनिफिट होगा इससे? सबसे पहला बेनिफिट तो इसके अंदर क्या होगा, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पूरे तरीके से सेफ रहेगा। मेरी हवा, मेरा पानी, मेरी सॉइल, मेरा लैंड, उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, ग्रीन रहेगा, नेचुरल रहेगा। दूसरा है, इसको तुम एक्सपोर्ट करो। देखो इंडिया में लोगों की ना इतनी इनकम नहीं है कि वो ऑर्गेनिक फूड खरीद के खा सके, पर अब्रॉड में है। एंड अब्रॉड में ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो तुम ऑर्गेनिक फूड बनाओ, एक्सपोर्ट करो, पैसा ही पैसा कमाओ, अच्छी बात है। ठीक है? फिर है फूड की वैल्यू। जो हमारा फूड है, उसमें से हमें कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल सकती है, अगर वो केमिकल फ्री हो, अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई एडिटिव ना हो, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगली चीज़, ये इकोनॉमिकल फार्मिंग है, तुम्हें किसी केमिकल पे, पेस्टिसाइड पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तुम्हें सस्ती भी पड़ेगी। अगली चीज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। इट ऑफर्स द मीन्स टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तुम्हें महंगी चीजें खरीदनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है? इट इससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारी जनरेट हो सकती है कि अब तुम्हें एक्सपोर्ट से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो तुम ज्यादा एम्प्लॉयज भी रख सकते हो, है ना? एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इसमें है, और इसमें लेबर भी ज्यादा लगती है, तो अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट भी ये जो है निकाल के आपको दे सकता है ऑर्गेनिक फार्म। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सेफर। ठीक है? लेकिन यार अगर इतना ही अच्छा होता तो हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेता ना, फिर हम नॉर्मल फार्मिंग करते ही नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर लेते। पर इतना अच्छा नहीं है ना, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टर फूड लाइफ। जो ऑर्गेनिक फूड होता है, मतलब लेट्स से जो नॉन ऑर्गेनिक है, अगर वो लेट्स से 2 दिन चलेगा, तो ऑर्गेनिक फूड 1 दिन भी नहीं चलेगा। इसकी फूड की लाइफ, शेल्फ लाइफ बहुत कम है। ठीक है? अगर ऑर्गेनिक वाला कोई पनीर होगा, तो वो तो उतना भी नहीं चलेगा जितना नॉर्मल पनीर चल जाता होगा। ठीक है? लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप। आप हर चीज़ ऑर्गेनिकली नहीं उगा सकते। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बिना केमिकल्स के उग ही नहीं सकती, पर खाना तो सब कुछ है हमें, तो ये भी प्रॉब्लम है। लो यील्ड। अगर केमिकल डाल के तुम 10 किलो उगा रहे हो, तो ऑर्गेनिकली तुम शायद सिर्फ 2-3 किलो ही उगा पाओगे। लो यील्ड होती है। और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले फूड के लिए। हमारे पास ऐसी वेयरहाउसेज़ नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ऐसी मार्केट्स नहीं है, ऐसी डिमांड नहीं है, ऐसी एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, जो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली चीज़ को सपोर्ट कर सके। आज की डेट में अब्रॉड में डिमांड बढ़ रही है, पर इंडिया में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, मार्केट भी अच्छे से नहीं बढ़ेगी और इसीलिए आज की डेट में मार्केटिंग भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है नहीं ऐसा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले फूड को सपोर्ट कर सके, ठीक है? तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसके ट्रिक क्या है? स्लिम, ठीक है? ट्रिक क्या है इसकी? स्लिम, शॉर्टर फूड लाइफ, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, यील्ड कम है और मार्केटिंग की फैसिलिटीज अभी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है खत्म, पर इसको अच्छे से करना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, क्यों जरूरी है, बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ यहीं पे मेरा चैप्टर होता है खत्म। कल आएगी अगले चैप्टर की वीडियो, लेकिन अपनी अच्छे से पढ़ाई तुम करते रहो। मैं मिलने वाली हूँ अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में डन लिख देना कि पूरा चैप्टर तुमने मेरे साथ कवर कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।